भारत की जनसंख्या और आर्थिक विकास, ये बीपीएससी का बहुत ही हॉट टॉपिक है, जिससे हर परीक्षा में कुछ न कुछ सवाल पूछा ही जाता है। अभी पूछा गया था, जिसकी चर्चा हमने की थी कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इस पे प्रश्न था। तो इसके कई वो है, जनसंख्या वृद्धि जो ज्योग्राफी का एक विशिष्ट हिस्सा है, सामाजिक भूगोल, उस सामाजिक भूगोल के तहत हम जनसंख्या को, जनजातियों को, माइग्रेशन को, अर्बनाइजेशन को, ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनसंख्या। अब जो प्रश्न अब तक पूछा जाता रहा है, वो इधर शुरू में दिया ही गया होगा। अच्छा, चलिए। प्रश्न जो पूछा जाता रहा है वो जनसंख्या के वृद्धि के प्रभाव पर पूछा जाता रहा है। पहले ये समझ लें, जो प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये भारत के लिए वो टॉपिक है जो हमारे जो पिताजी लोग थे वो भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, है ना। वो देश के विकास में बाधक है कि देश के विकास में साधक है, इस पे प्रश्न आते रहते हैं। यानी जनसंख्या यदि बढ़ती है तो देश के आर्थिक विकास को किस तरफ लेके जाती है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच के कोरिलेशन को प्रश्न का केंद्र बनाया जाता रहा है शुरू से ही। जब से डेमोग्राफी पे डिस्कशन शुरू हुआ अर्थशास्त्रियों के बीच, ये तब से मुद्दा है, और इस पर समय के साथ लोगों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन आए हैं। यानी जनसंख्या के बढ़ने से किसी देश में अच्छा होता है कि बुरा होता है, इस प्रश्न पे अर्थशास्त्रियों में भी समय के साथ उनके मतों में परिवर्तन आए हैं। और हम अपने डेली लाइफ में भी चीजों को देखते हैं, अपने सामान्य अनुभव से भी हम चीजों को समझते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है। एक घर में अगर किसी व्यक्ति ने, किसी दंपत्ति ने अगर 13-14 बच्चे पैदा कर लिए, तो जाहिर सी बात है कि उतने को खिलाना पिलाना पहनाना ओढ़ाना, ये सारी चीजें हैं, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। तो उनका पोषण, उनका लुक आफ्टरिंग आपके लिए समस्या होगी, और वैसे में आप अमीर नहीं बन पाएंगे क्योंकि करते ही रह जाएंगे। लेकिन वही बच्चे यदि बड़े हो गए और आपने सुख दुख में किसी तरह पढ़ा लिखा दिया, और आपने 12 बच्चे पैदा किए और 12 नौकरी में लग गए, हाँ, तो सोचिए गांव में फिर आपकी धमक कितनी होगी। हाँ, गांव में आपका ही बोलबाला होगा। हाँ, एक ही बार 12 लाठी 12 सवांगी खड़ा हो जाएगा, है ना। तो नहीं, वो भी एक वो है। लेकिन इसके ये दो पक्ष हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या के बढ़ने के साथ अगर आप उस जनसंख्या को सही ढंग से ट्रीट कर पाने में सक्षम नहीं है, तो वो आपके लिए समस्या होती है। जैसे मान लें कि ओसामा बिन लादेन ने पता न कितनी शादियां करी थी, 100 के आसपास बच्चे हैं उसके, है ना। अब वो हलाल हराम जो हो, हाँ, अब 100 बच्चों को खिला सकने लायक औकात हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 बच्चे हमारे लिए सिंपल सी बात है कि 100 बच्चों को खिला पिला सकने की औकात है तो कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, पैदा करिए। औकात नहीं है और पैदा कर लिया तो वो हमारे लिए समस्या है ना। औकात है और आप पोषण कर सकते हैं तो वो हमारे लिए समस्या नहीं है, फिर हमारे लिए धन है वो। मूल रूप से गरीब देशों में यही समस्या होती है कि गरीब देशों में यदि जनसंख्या बढ़ती है तो वो उनके लिए समस्या हो जाती है। अमीर देशों में आप जाके देखिए स्थिति क्या है अमीर देशों में। आपको मैंने बताया भी था एक दिन क्लास में कि ऑस्ट्रेलिया में स्वीपर नहीं मिल रहा और 2.5 लाख रुपए महीने के पेमेंट पर नहीं मिल रहा। मैंने कहा यहां से ले जाओ यार। हाँ, 10,000 रुपए महीने पे, हाँ भाई अच्छे अच्छे लोग जाएंगे। हाँ, ऑफिसर की सैलरी है, वहां कौन देख रहा है क्या कर रहे हैं। हाँ, कमाल की बात यह है कि उतने पर भी लोग नहीं मिल रहे, है ना। ऑस्ट्रेलिया अपने आप्रवासन के नियमों में ढील दे रहा है। ठीक यही स्थिति कनाडा की है। कनाडा ने अभी कहा है कि हम 5,000 स्पेशल वीजा जारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ आइए आप लोग। यानी इनके यहाँ लोग ही नहीं जो उनकी जरूरी सेवाओं को चला पाए, ऐसे लोग ही नहीं जो है। क्योंकि आपका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ गया। लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाने का असर क्या होता है कि बच्चा जो पैदा हुआ वो मरता नहीं है, और जो बड़ा हो गया वो बूढ़ा हो गया वो भी जल्दी नहीं मरता। तो समाज में बूढ़ों की संख्या बढ़ जाती है और जो वर्किंग पॉपुलेशन होनी चाहिए वो घट जाती है। अब ऐसी स्थिति में आपके फैक्ट्री को चलाने के लिए, सरकारी सेवाओं को चलाने के लिए, सामाजिक सेवाओं को चलाने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ कम हो जाता है, मैन पावर कम हो जाता है। तो जितने विकसित देश हैं वो जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं इस वक्त, सबके साथ ये समस्या है। हम लोग घटाने की बात कर रहे हैं। तो कब बढ़ाएं कब घटाएं ये समझना हमें जरूरी है कि किस स्टेज पर हम ये काम करें तो हमारा क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इससे लेकर के डेमोग्राफी को लेकर के समय के साथ कई सिद्धांत आए हैं। हम उन सभी सिद्धांतों से होकर के गुजरेंगे कि किन किन सिद्धांतों में क्या बात कही गई। जैसे आपके बीपीएससी में थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड पूछा जाता है ना, बार बार पूछा गया है। क्यों पूछा गया है उसका रीजन भी है भाई। बिहार के प्रश्नों को आप देखें और समझें। गरीबी पे हरदम प्रश्न रहता है, बेरोजगारी पे अक्सर रहता है, जनसंख्या पे अक्सर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बिहार में जो शासक आएंगे उनको बिहार की प्रमुख समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए। तो बार बार वो सवाल पूछ पूछ के आपको उन चीजों से परिचित करवाया जाता है। भाई पॉपुलेशन डेंसिटी में हम टॉप पे चल रहे हैं, है ना। ये पॉपुलेशन डेंसिटी ही है जिसने जमीन का दाम इतना बढ़ा दिया है ना। यही आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाइए तो जितना में आप 10 दूर खरीदेंगे वहां बीघा खरीदा जाएगा। ये स्थिति है, इतने का अंतर है। तो ये जो चीजें हैं इनको आपकी इनके प्रति संवेदनशीलता हो और इनके सभी पहलुओं की समझ आप में हो, इसलिए इन सवालों को बार बार रिपीट किया जाता है कि जो बिहार के लिए लोग चुन के आ रहे हैं बिहार में प्रशासन करने के लिए, उन लोगों में ये समझ हो कि ये बिहार की समस्या है और इसके कितने आयाम हैं, कितने डायमेंशन हैं। इसलिए रिपीटेशन का खतरा उठाते हुए बीपीएससी बार बार इन सवालों को दोहराता है। अभी पूछा गया था और अभी नहीं, बार बार पूछा गया है। तो पहले हम इसके जनसंख्या के वितरण को समझने की कोशिश करें कि भारत के स्तर पर क्या स्थिति है और फिर बिहार के स्तर पर क्या स्थिति है, और जनसंख्या के वितरण को समझने का पैमाना क्या होता है ना। यानी किन किन आधारों पर हम जनसंख्या के वितरण को समझने की कोशिश करें तो हम बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। तो ध्यान दें कि
भारत में जनसंख्या का वितरण, तो भारत में ही नहीं, कहीं भी विश्व में कहीं भी जनसंख्या का जो वितरण होता है वो कुछ विशिष्ट भौगोलिक कारकों पर डिपेंड करता है ना। भाई आदमी कहाँ रहेगा, जहां रहने लायक जगह होगी वहां रहेगा, सिंपल सी बात है। रहने लायक जगह का मतलब क्या, कि जहाँ पे समतल जमीन हो, जहाँ पानी की सुविधा अवेलेबल हो, यानी जीवन जीने लायक दशाएं जहाँ अनुकूल होती हैं वहां पर जनसंख्या रहती है। सिंपल सी बात है। तो जहां जीवन जीने की दशाएं अनुकूल होंगी वहां ज्यादा लोग रहेंगे, जहां दशाएं प्रतिकूल होंगी वहां कम लोग रहेंगे। यानी कि जनसंख्या की बसावट आज की नहीं है, समझिए इस चीज को। आज थोड़ी ना जनसंख्या बसी है, इसका एक ऐतिहासिक क्रम है 2-2.5 लाख वर्ष पहले से। और उस 2-2.5 लाख वर्ष में कई कारक रहे हैं जिन्होंने जनसंख्या के कंसंट्रेशन को प्रभावित किया है। तो उन सभी कारकों को हमें ध्यान से देखना होगा कि कौन कौन से कारक हैं जो कि किसी जनसंख्या को अपनी ओर बुलाते हैं। उसमें सबसे पहला जो कारक है वो फिजिकल फैक्टर है, भौतिक कारक। भौतिक कारक में मूल रूप से दो चीजें जो कि जनसंख्या को आकृष्ट करती हैं, वो है क्लाइमेट, है ना, रहने लायक जीवन की दशाएं हों, और दूसरा पानी। ये दो चीजें अगर संभव मतलब अच्छी हो तो आप वहां रहते हैं। अगर वो चीजें ठीक हो तो भी वहां लोग, नहीं ठीक हो तो भी लोग रहते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं रहते। अर्थात वह कोई भी क्लाइमेटिक रीजन जहां पे एक मॉडरेट टेम्परेचर हो और जहां पर पानी की उपलब्धता हो, जैसे हम लोगों का एरिया है, गंगा जमुना या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान एरिया है ना। इस एरिया में टेम्परेचर झेलने के लायक है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, यही जीने की आदर्श दशा है। तो इधर कुछ टेम्परेचर बढ़ रहा है जरूर, लेकिन वो भी अभी उतना नहीं गया है। तो भाई टेम्परेचर मॉडरेट है, और पानी की उपलब्धता, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वह नदियों से भरा पड़ा है, साथ में वर्षा जल की उपलब्धता भी पर्याप्त है। तो भाई इसकी उपलब्धता भी मौजूद है। अब ये दोनों चीजें जहां मौजूद होंगी, जाहिर सी बात है कि विश्व का जनसंख्या वितरण, सिर्फ भारत का देखने की जरूरत नहीं है, विश्व का देखेंगे, इन दो चीजों पर सर्वाधिक डिपेंड करती है। हाँ, जितना भी आप जहां भी देखेंगे, जो उत्तर भारत के मैदान है, जो डेल्टाई एरिया है, या फिर जो हमारा गंगा और यमुना का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों की तरफ जनसंख्या का संकेंद्रण ज्यादा हुआ है। उसी तरह से दक्षिण भारत का जो तटीय इलाका है, उस तटीय इलाके में जनसंख्या ज्यादा है, वही बीच में जाइए तो कम है, मध्य भाग में जाइएगा तो कम है, पूर्वोत्तर भारत में जाइएगा तो कम है, हिमालयी रीजन में जाइएगा तो कम है। ऐसा नहीं कि लोग वहां रहते नहीं, लेकिन उस तरह की डेंसिटी नहीं मिलेगी, है ना। किसी न किसी उसके किनारे ही बसी है जहां पानी की उपलब्धता है ना। सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। जो हमारा पूर्वोत्तर का एरिया हो गया, हिमालयन रीजन हो गया, या फिर आपका जो अ, दोनों मध्य भारत का जो एरिया, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच का एरिया हो गया, उस एरिया में जीवन जीने की वो दशाएं उस तरह से मौजूद नहीं है।
तो वहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हो जाती है, जबकि जहां पर चीजें हैं वो वहां पे पॉपुलेशन अपने आप बढ़ जाता है। हालांकि ये चीज हर जगह फॉलो नहीं होती। जैसे मान लें कि जो बेंगलुरु है वो बीच में है दोनों के, लेकिन अच्छी खासी पॉपुलेशन है। हैदराबाद बीच में है दोनों के, लेकिन अच्छी खासी पॉपुलेशन है। इसके पीछे रीजन क्या है कि समय के साथ जब सुविधाओं का विकास होता है, कृत्रिम जल स्रोतों का विकास हुआ, तो नदियों से लोग अंदर की तरफ बसना शुरू हुए। अब उस तरह से हम कृत्रिम जल स्रोतों का विकास कर लें, समय के साथ ट्रांसपोर्टेशन का विकास हो जाए, समय के साथ बाकी चीजों का विकास होता चला जाता है, तो उस क्षेत्र में भी जनसंख्या बसनी शुरू हो जाती है जिस क्षेत्र में पहले वो नहीं बसा करती थी। एग्जाम्पल के लिए रानीगंज, झरिया, धनबाद वाला एरिया पहले बिल्कुल जनशून्य एरिया था। वहां पे फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री के लगने के हिसाब से लोगों के रहने की सुविधाएं की गई, और सुविधाएं की गई तो वहां पे शहर बसे हुए हैं। तो ये जितने मतलब कि ऊर्जा स्रोतों का विकास हो जाए, जल स्रोतों का विकास हो जाए, जीवन की सुविधाओं का विकास हो जाए, तो ऐसे क्षेत्रों में भी बसावटें बसने लगती हैं। जैसे रूस का साइबेरिया का एरिया था, कोई नहीं रहता था, लेकिन आज लोग वहां रहते हैं। तो धीरे धीरे सुविधाओं के विस्तार होने पर आप उन रीजन में भी रहना शुरू कर देते हैं जिस रीजन में आप पहले नहीं जाते थे। ये थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया है। तो जो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, उसके जो आंतरिक भागों में लोग रह रहे हैं, या आज की तारीख में आप चले जाएं तो भाई पहाड़ों पर भी पर्याप्त जनसंख्या है ना, वहां भी शहर बसे हुए हैं। तो वहां पर इन ये सारी चीजें तब हुई हैं जब बिजली वहां पहुंच गई, पानी वहां पहुंच गया, हॉस्पिटल वहां पहुंच गया, है ना, दूर संचार वहां पहुंच गया। सुविधाएं पहुंचेंगी तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा होगा आंतरिक क्षेत्रों में, अन्यथा उन्हीं क्षेत्रों में होगा जहां पर ये चीज मौजूद होगी। दूसरी चीज कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सामाजिक आर्थिक कारक। सामाजिक आर्थिक कारक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लें कि आप बहुत कमा लिए, हम्म, कमा के आपने सिवान से दिल्ली में फ्लैट खरीद लिया, उसके बाद आपने कमाया लंदन में खरीद लिया। अब उसके बाद आपका अप्रोच क्या होगा, समझिए इस चीज को। लंदन में भी रह रहे हैं तो सिवान याद तो आएगा, वो आपकी मिट्टी है, आपकी जड़ है वहां पर, है ना। और ये जड़ जो होती है बिना हवा पानी के फैलती रहती है। भाई ऋषि सुनक का जन्म ही अमेरिका इंग्लैंड में हुआ है। वो कभी भारत तो आता है महीने मतलब साल भर में 3 बार 4 बार, क्योंकि ससुराल है भारत में। तो हम ये नहीं कहते कि भारत वो आता नहीं है ना, लेकिन भारतीय वो है नहीं। बावजूद उसके उसने जब अपनी शपथ ली तो गीता पे हाथ रख के ली। हम्म, तो जड़ तो पहुंची हुई है, समझिए। ये सोशियो इकोनॉमिक रीजन का अर्थ ये होता है कि ऐतिहासिक तौर पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सभ्यताओं का जन्म हुआ है। जितनी नदी घाटियां हैं वो सभ्यताओं का पालना कहलाती हैं। आपका एशिया खुद ब खुद सभ्यताओं का पालना कहलाता है। यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सरस्वती की सभ्यता, हुआंगहो नदी घाटी की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, हाँ, मैक्सिमम सभ्यताएं तो यहीं पर डेवलप हुई हैं। एक रोम वाला छोड़ दीजिए, तो बाकी जितनी सभ्यताएं, पुरानी सभ्यताओं का आप नाम सुनते हो सब एशिया में, है ना। हाँ, वो सब के सब एशिया में है। तो जहां पर सदियों से बसावट है वहां तो बसावट रहेगी। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होके जहां जाए, ऐतिहासिक रूप से जो जगहें हैं
उन जगहों पर मानव बसावट का पैटर्न बनता है, क्योंकि नदियां थी जिन्होंने लोगों को एक जगह बसाया, फिर वो नदियां थी जिन्होंने कृषि को संभव बनाया। हमारा गंगा से शुरू करते हुए ब्रह्मपुत्र तक चले जाएं तो एक समतल मैदान है, बारिश लगातार है, उपजाऊ मिट्टी है। इन सब चीजों ने परंपरागत रूप से इस एरिया को जनसंख्या की बसावट का केंद्र आज से नहीं बनाया। आप भारत का इतिहास पढ़िए, सारा इतिहास इतनी ही दूर का इतिहास है। दक्षिण भारत का इतिहास आपका एक चैप्टर में खत्म हो जाता है ना। हाँ, ऐसा थोड़ा नहीं कि वहां होगा नहीं, लेकिन चूंकि वहां पे बसावट कम थी, जनसंख्या का वो कंसंट्रेशन नहीं था, इसीलिए जो लोग आए भी उनका, वहां पे जो विदेशी इन्वेडर भी आए, उनका मेन फोकस यही वाला एरिया रहा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ राज करने आए। तो राज करने का क्या मतलब होता है कि लोगों से छीन के अपने राजकोष में भरने की ताकत होना। टैक्स कलेक्शन कहाँ से होगा? जहां लोग होंगे, जहां आर्थिक क्रियाएं होंगी। तो जो अपने लोग थे उनकी बात तो छोड़ दीजिए, जो बाहर के लोग थे उनका भी कंसंट्रेशन यही बनता है, जहां पे वो टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर पाए। तो ये सामाजिक आर्थिक कारक हैं। आप कभी भी बिहार को जनशून्य नहीं पा सकते, वो दशा है। और ये पूरा एरिया उसी ढंग से बना हुआ है। उसी तरह से समय के साथ कुछ और चीजें आती हैं, है ना, जो कि इस जनसंख्या की बसावट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और कंसंट्रेट भी करती हैं। वो चीजें समय के साथ आई, वो है औद्योगिकरण और नगरीकरण। ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो साथ साथ चलती हैं। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि अर्बनाइजेशन के पीछे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ध्यान से समझें, मतलब जहां इंडस्ट्री बसती है वहां पर धीरे धीरे शहर बनते चले जाते हैं। ये होता है। आपका जमशेदपुर, है ना, बोकारो, ये जितने भी, चितरंजन, यहाँ कुछ नहीं था। जब यहाँ इंडस्ट्री आई तो शहर आए। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के आने पर वो 10-5 हजार ऐसे लोगों की एक कम्युनिटी बनती है जिसके पास खर्च करने की क्षमता होती है। और जहां खर्च करने की क्षमता होती है, बाकी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं पीछे पीछे उनके भागे आते हैं। परिणाम ये होता है कि जहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अर्बनाइजेशन भी हो जाता है। तो जितना एरिया हमारा डेवलप हुआ, ये जितने एरिया का नाम लिया गया, ये पहले बिल्कुल कुछ नहीं था वहां पे। आज वहां पे शहर खड़े हैं, खूबसूरत खूबसूरत शहर खड़े हैं, है ना, आधुनिक शहर, और आधुनिक हर चीजें वहां मिल जाती हैं। हाँ, एकदम उस तरह से चिकना है, और उस तरह से मतलब साफ है, चिकनाई नहीं, साफ सुथरा है, वो चीज है। लेकिन मतलब एक कारक कि अर्बनाइजेशन, सॉरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उसके पीछे पीछे नगर आएंगे, और नगर आते हैं तो जीवन की सुविधाएं जब उनमें मिलनी शुरू होती हैं, तो जो लोग फैक्ट्री के वर्कर नहीं है वो भी उस नगर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। क्योंकि जीवन की जो सुविधाएं मिलती हैं उनके लालच में अब गांव का एरिया शहर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। नौकरी के लालच में, जीवन की सुविधाओं के लालच में बढ़ना शुरू कर देता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने साथ अर्बनाइजेशन लेके आता है, अपने साथ माइग्रेशन लेके आता है। इससे भी क्या होता है कि उन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसावट हो जाता है जहां पहले नहीं हुआ करता था। दूसरी चीज कि बिना, मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके पीछे पीछे अर्बनाइजेशन, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्री हो तभी अर्बनाइजेशन हो। हमारे प्राचीन शहर जितने हैं भाई, उनके पीछे कौन सी इंडस्ट्री है? लेकिन वो शहर है। तो वो शहर किन आधारों पे बसे? तो भाई, राज्यों ने, छोटे छोटे राजा थे, उनकी छोटी छोटी राजधानियां बनी। तो जो
हेडक्वार्टर्स बनेंगे शासन के, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे शहर के रूप में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। उसी तरह तमाम ऐसे भारत के स्थल हैं जो पिलग्रिमेज प्लेस के रूप में है, मथुरा, काशी, हाँ, इस तरह के जितने हैं, ऋषिकेश, कोझिकोड, महाबलीपुरम, ये वो शहर हैं जो कि धर्म के कारण लोगों के आने जाने का केंद्र बने, और वहां पे अर्बनाइजेशन हो गया। जहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री है, वो धीरे धीरे क्या हुई, वहां पे इंडस्ट्री का भी मतलब एक वो है। या कुछ ऐसे शहर हैं जो कि जिनमें कुछ नहीं होता था, लेकिन दो बड़े शहरों के बीच में वो पड़ते थे। तो ऐसे तमाम शहर जो दो बड़े शहरों के बीच में पड़ते थे, वो सिंगापुर बनते चले गए, है ना। व्यापार मार्गों पे अवस्थिति के कारण शहर बनते हैं। तो एक कई कारक होते हैं जो कि शहर को बनाते हैं, और शहर जब बन जाते हैं तो शहर में जीवन की जो सुविधाएं होती हैं और गांव से बेहतर हुआ करती हैं, इसलिए गांव की जनसंख्या शहर की तरफ भागना शुरू करती है। ये सब कुछ कारक हैं जिनसे कि जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जेक्टिवली हम समझने की कोशिश करते हैं डेमोग्राफी में। ये इसके फिजिकल सॉरी मतलब इसके ज्योग्राफिकल रीजन रहे, जो कहीं भी जनसंख्या को प्रभावित करेगा, उसकी बसावट को प्रभावित करेगा कि कहाँ कंसंट्रेशन कम होगा, कहाँ ज्यादा होगा, वो इन तत्वों पर निर्भर करेगा। अब उसको जब हम अपने सेंसस के जरिए समझते हैं, हाँ, तो डेमोग्राफिकली जब हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास पहला जो मानक है इसका, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर समझना। पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व क्या है? तो इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को हम जन घनत्व कहते हैं। वो इकाई क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, 1 किलोमीटर ले लें, 1 मील ले लें, 1 कोस ले लें, जो, है ना, यूनिट कुछ भी ले सकते हैं। हम अपने यहाँ यूनिट जो लेते हैं वो किलोमीटर का लेते हैं, है ना। अब 1 किलोमीटर एरिया में, ये 1 किलोमीटर का एरिया हुआ। अब इस 1 किलोमीटर के एरिया में हमारी जो आजादी के बाद की पहली जनगणना है 1951 की, 1951 में हमारे यहाँ 1 किलोमीटर में, भारत में 1 किलोमीटर में 117 व्यक्ति रहते थे। सर 1 किलोमीटर स्क्वायर जो, होना चाहिए ना सर? हाँ, स्क्वायर किलोमीटर, हाँ, 1 स्क्वायर किलोमीटर में, है ना। जो हमारी लेटेस्ट जनगणना है 2011 की, अभी यही लेटेस्ट बनी हुई है, कायदे से अगली जनगणना आ जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना ने डिस्टर्ब किया, कुछ सीएएनआरसी ने किया हुआ है ना। अब धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो चीजें डिले हो गई हैं थोड़ी। अब ये जो है ये बढ़ गया और हो गया 382, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अर्थात 1951 की तुलना में 2011 तक पहुंचते पहुंचते 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वालों में 265 लोगों की वृद्धि हो गई। 1 वर्ग किलोमीटर में 265 व्यक्ति की वृद्धि। अब भाई, एक कमरे में 2 लोग रहते थे, उसकी जगह पे 4 हो गए हैं। 4 भी नहीं, 117 से
265, दोगुने से ज्यादा की वृद्धि है ओवरऑल में, है ना। अर्थात जिस जमीन पे 117 पापियों का बोझ था, 265 पापी और आ गए। हाँ, उन 117 के बाद 265, तो भाई धरती बोझ से दबेगी, पापियों के बोझ से कराहने लगेगी। और वही हाँ, रोज रोज हिला रही है धरती। कहने का अर्थ ये है कि एरिया उतना ही है और लोग उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि उस एरिया में जो भी संसाधन जीने के लिए मौजूद होंगे, उन संसाधनों के पर प्रेशर बढ़ेगा। उतना ही संसाधन प्रकृति ने जितना दिया है वो नहीं बढ़ा रही, हम बढ़ा रहे हैं। तो उतने में ही, उतनी ही जमीन पे पहले 117 लोग खाते थे, अब 380 लोग खा रहे हैं। तो जमीन की भी उत्पादन की अपनी एक क्षमता है। उसके बाद वो हाथ खड़े कर देगी कि भैया अब हमसे नहीं होगा, और तब हम भूखमरी का शिकार होते चले जाएंगे। ये हुआ ओवरऑल की बात। लेकिन इस ओवरऑल में भी ऐसा नहीं है कि ये जो डेंसिटी हमको दिख रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, ये असमान रूप से वितरित है। अर्थात इसी जनसंख्या में हमारे पास जो एग्जाम्पल है कि अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रह रहे हैं, दिल्ली में उतने ही एरिया में 11,297 व्यक्ति रह रहे हैं। 11,297। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का यही सच है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की मजबूरी क्यों है? क्योंकि जमीन बढ़ नहीं रही तो ऊपर ही ना भागिएगा। हाँ भाई, जमीन तो उतनी ही रहेगी ना। तो एक तरफ अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रह रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में 11,297 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। तो ये बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम राज्यों के आधार पर समझने की कोशिश करें तो हमारा बिहार इस मामले में टॉप पे बना हुआ है। बिहार में जो ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार के बाद जो लोग आते हैं वो भी कम नहीं है। पहले हमारे से आगे बंगाल हुआ करता था, अब हम लोगों ने उनको पीछे छोड़ दिया है। तो बिहार के बाद बंगाल, बंगाल में 1029, उत्तर प्रदेश में 828। ये एक वर्ग किलोमीटर में। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत में जाएं तो केरल में 859 और तमिलनाडु में 555 का जनघनत्व है। तो एक तरफ कुल मिला के देखें तो 5-6 राज्य मिलकर के भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या को होल्ड किए हुए हैं 31। दूसरी तरफ हमारे सामने ऐसे भी राज्य हैं जिसमें असम है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, झारखंड है, उड़ीसा है। इसमें मध्यम आकार का जनघनत्व है, ठीक ठाक है, बहुत घना नहीं है तो बहुत विरल भी नहीं है।
पूर्वोत्तर के राज्यों में चले जाएं, पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएं तो वहां पर जनसंख्या अरुणाचल में लिखी हुई है, वहां पर विरल हो जाती है, यानी इक्का दुक्का कहीं कहीं, है ना। ऐसे ऐसे एरिया हैं जहां आप रहने चले जाएं तो 2-4 दिन बाद आपको कोई एक मिलेगा जिससे आप हाय हेलो कर पाएंगे। हाँ, प्रकृति की खूबसूरती बहुत है। हाँ, लेकिन पहाड़ों से और नदियों से ही बात करना होगा, आदमी नहीं मिलेगा। तो हाँ, ऐसे एरिया है ना, कि उसमें आपको मिलेगा ही नहीं कोई। या मान लीजिए कि आपको मन किया कि चलो जरा चाय पी के आए, लस्सी पी के आए, तो 5 किलोमीटर नीचे उतरिएगा और चढ़िएगा तो चाय लस्सी आपकी उतने दूर में बह जाएगी। हाँ, ऐसा एरिया है। तो जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का एरिया है, पहाड़ी राज्यों का एरिया है, राजस्थान का भी उस वाला जो जो सीमावर्ती एरिया है, वहां पर जनसंख्या बिल्कुल 9 के बराबर है। तो न सिर्फ जनघनत्व बढ़ा है, बल्कि पैसा देने के नाम पर लगते हैं लोग वो करने। हाँ, और तैयार होते नहीं है। कैसे होगा? हाँ, राजगीर जाना था तो चलिए वो उस पर हम बाद में बात करेंगे। हाँ, अब विषय पे आइए। तो अब स्थिति क्या है कि न सिर्फ ओवरऑल में जनसंख्या बढ़ना, मतलब ओवरऑल में बढ़ने का अर्थ क्या है भाई, यही 2011 में अरुणाचल प्रदेश में 11 लोग रह गए थे, 11 से बढ़ के 17 हुआ है, तो 6 लोग वहां भी बढ़े हैं, है ना। भले ठीक है कि वो ऐसा एरिया है, दुर्गम पहाड़ी एरिया है जिसमें बहुत लोग रहते नहीं है, आगे भी वो डेंसिटी कम ही रहेगी, लेकिन ओवरऑल भी बढ़ा है, पहली चीज। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कि इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो कुछ ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल कम है, यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है जनसंख्या का। और ये अपने आप में समस्या बन जाती है जब जनसंख्या का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। समझिए, जैसे मान लीजिए कि सरकार को कोई योजना चलानी, सेम योजना, जैसे मान लें नल जल योजना, तो सरकार भी जोड़ेगी कि अगर हम बिहार में उसे चलाते हैं और प्रति परिवार 30 रुपया या 50 रुपया वसूलते हैं तो हमारा इतना राजस्व आएगा। उतने ही एरिया में अरुणाचल प्रदेश में अगर सरकार को योजना बिछानी हो, नल जल बिछाना हो, तो खर्चा तो उतना ही आएगा या उससे थोड़ा ज्यादा भी आएगा, और राजस्व सरकार को उससे कम आएगा। तो सरकार भी फिर देखेगी और कह देगी कि आर्थिक रूप से उपयोगी योजना नहीं है ये। हाँ, हैंडपंप वो भी पहाड़ में नहीं लगता ना। हाँ, अर्थात आपको जो योजनाओं का आवंटन होता है वो भी डिपेंड करता है इन सब चीजों पर। तो जन घनत्व का बढ़ते जाना हमारे लिए लगातार समस्या का विषय बना हुआ है। ये हमारी समस्या की गंभीरता को स्पष्ट जरूर करता है। ऑब्जेक्टिवली हमारे पास एक डेटा है कि भाई 51 से लेकर के 2011 तक 2.5 गुना हमारी जनघनत्व में वृद्धि हो गई है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, यानी ये एक स्टैंडर्ड है, मापन है, लेकिन ये मापन समस्या की गंभीरता को स्पष्ट नहीं करता। अब समझे समस्या की गंभीरता क्या, इसको समझना जरूरी कि ये एक मापन है, लेकिन इतने से काम नहीं चलता। और तब हमारे जो डेमोग्राफिक एक्सपर्ट्स थे उनको ये लगा कि थोड़ा कुछ और मापना चाहिए, क्योंकि इतने, ध्यान से समझे, जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या के बढ़ने से संसाधनों पर दबाव कितना बढ़ा ये पता नहीं चल पाता। उसका पता लगाया जाना चाहिए ना, कि जनसंख्या बढ़ी, 2.5 गुना बढ़ी, तो संसाधनों का दोहन कितना गुना बढ़ा, संसाधनों पर प्रेशर कितना बढ़ा। असली समस्या तो वहां है ना, जनसंख्या का बढ़ना समस्या थोड़े ना है जी। जनसंख्या बढ़ेगी तो खाएगी क्या, ये समस्या है। समस्या ये है ना
तो हमें ये पता लगाना होगा ना कि खाने वाला जो मैटर है उसकी क्या हालत है। इसके लिए दो स्टैंडर्ड और तय किए गए। एक जिसे कहा जाता है भू भौतिक घनत्व, और दूसरा जिसे कहा जाता है एग्रीकल्चरल। अब ध्यान दें, दो नए मानक, जियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चरल डेंसिटी। भू भौतिक घनत्व और कृषि घनत्व, ये नापा जाना शुरू हुआ। अब भू भौतिक घनत्व, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी किस तरह से निकालते हैं? तो कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या में कोई देश का कितना हिस्सा शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, इसके जरिए हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी निकालते हैं कि टोटल पॉपुलेशन को भाग देते हैं नेट सोन एरिया से, तो निकलती है फिजियोलॉजिकल। अब उसको और थोड़ा एग्जैक्ट करते हैं। ये कुल जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में हुआ कि जनसंख्या इतनी, बोया गया क्षेत्र इतना। जैसे मान ले भारत के संदर्भ में कि भारत का जितना क्षेत्रफल है, हर जगह खेती तो होती नहीं है, तो पहाड़ पे रहने वाले को भी अनाज खाना है, और जैसलमेर में जो रह रहा है उसको भी खाना है। जैसलमेर में और पहाड़ पर अनाज तो हो नहीं रहा, तो अनाज का प्रेशर जो पड़ेगा वो तो बिहार यूपी पर पड़ेगा ना। तो कुल जो हमारा क्षेत्रफल है उसका 52% हिस्सा ही ऐसा है जहां पे हमारा मतलब वो होता है नेट सोन एरिया, जो है जहां पे खेती होती है। तो हमें अपने 130 करोड़ जनसंख्या में नेट सोन एरिया, जो लगभग 15-16 लाख वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर में पड़ेगा, है ना, 52% का मतलब यही हुआ, से भाग देंगे। और भाग देंगे तो एग्जैक्ट संसाधन पर बोझ निकल के सामने आएगा कि ये जनसंख्या बढ़ी तो इससे हमारी जो जमीन है वो कितनी घटी। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने का सिंपल सा अर्थ है जमीन घटना, है ना। जितने लोग मतलब हिस्सेदार बढ़ते जाएंगे ना, तो हिस्सेदार बढ़ेंगे तो खेत छोटा होता जाएगा कि नहीं, सिंपल सी बात है। अब इससे भी एग्जैक्ट करना हो तो इससे एग्जैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि नेट एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, वे लोग जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड है उनकी जनसंख्या से हम नेट सोन एरिया को भाग दे देते हैं। जैसे मान लें कि भारत की कुल जनसंख्या का ऑलमोस्ट 70% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उसमें से 52% लोग ऐसे हैं, 56% जो कृषि के अलावा कुछ नहीं करते, मतलब उनकी आजीविका का आधार ही कृषि है। तो यहाँ पे 56% का निकालेंगे नंबर और फिर नेट सोन एरिया से भाग देंगे। इस तरह से जब निकलेगा, है ना, जब इस तरह से निकालेंगे तब ये पता चलेगा कि वास्तव में हमारी हालत कैसी होती जा रही है। और स्थिति क्या है कि वर्ष 2017 तक की स्थिति यह है कि भारत की जनसंख्या 1.33 हो चुकी थी अरब में, और भारत के कुल क्षेत्रफल का 52% हिस्सा ही कृषि योग्य है। और इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के खाते में जो खेती वाली जमीन है
वो 0.11 हेक्टेयर है ना, 0.11 हेक्टेयर ये फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है। एक व्यक्ति के हिस्से में इतनी ही जमीन आ रही है, स्थिति ये है। अब 0.1 हेक्टेयर का क्या मतलब होता है? नॉमिनल, उससे आपका पेट नहीं भरने जा रहा है। हाँ हाँ, ऐसे ही आएगा। खास बात यह है कि इसका 54% हिस्सा टोटल जो हमारा कार्य बल है, वर्किंग कैप जो हमारा फोर्स है, उसका 54% हिस्सा एग्रीकल्चर में ही नियोजित है। अब जाहिर सी बात है कि जिन राज्यों में जन घनत्व ज्यादा है वहां पर कृषि पर दबाव ज्यादा होगा। जैसे बिहार में सबसे ज्यादा है, तो भाई कृषि घनत्व की जो स्थिति निकलेगी, मतलब बिहार की जनसंख्या का 80% कृषि पर डिपेंड कर रहा है, तो बिहार का जो एग्रीकल्चरल डेंसिटी निकलेगा वो सबसे खराब स्थिति में होगा। दिल्ली की जनसंख्या का जनघनत्व तो भले ज्यादा है, लेकिन वहां पे एग्रीकल्चर डेंसिटी जो निकलेगी वो बहुत कम निकलेगी। हाँ? वो तो हेक्टेयर है ना। तो एग्रीकल्चरल डेंसिटी जो निकलेगी वो दिल्ली की ठीक होगी, हमारी खराब होगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी एग्रीकल्चरल डेंसिटी में एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन आएगी ना, वो 80% है, और वहां के जो दिल्ली का है उसका 80% जनसंख्या सर्विस में या मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है, तो चीजें बदल जाएंगी। अब इस तरह से जब ये चीजें होंगी कि आपका जो एग्रीकल्चरल डेंसिटी है वो लगातार खराब होता चला जाएगा, तो उसका परिणाम ये होगा कि अब उसके साथ समस्याएं आनी शुरू होंगी। वह सिर्फ भोजन की समस्या नहीं है, वो तो आनी ही आनी है। भाई आज भी आजादी के अमृत महोत्सव के काल में भी भारत के 80 करोड़ लोग प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ ले रहे हैं। और खास बात यह है कि ये योजना आपातकाल में शुरू की गई थी। मैसेज ये था कि जब आपातकाल खत्म होगा तो योजना भी खत्म कर दी जाएगी, लेकिन जब सरकार खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा रही है तब हल्ला शुरू हो जा रहा है ना। ये हल्ला शुरू हो जा रहा है कि भाई ये चलते रहना चाहिए, मुफ्त वाला ही। यानी कि भारत में अगर मुफ्त की कोई योजना चल जाती है तो लोग उसे अपना अधिकार मान लेते हैं, और न सिर्फ अधिकार मान लेते हैं बल्कि हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह वर्ग भी उसको सपोर्ट करने लगता है, और राजनीतिज्ञ तो करेगा ही करेगा, क्योंकि मुफ्त ही खिलाकर तो वोट ले रहा है। ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना की खत्म करने की बात होती है, अभी आपने पढ़ा होगा कि रिसेंटली 3 महीने के लिए फिर बढ़ाया गया, दिसंबर तक बढ़ाया गया है। ये देखिएगा दिसंबर के बाद भी बढ़ेगा, वो मार्च तक नहीं, वो उससे आगे भी जाएगा। हाँ, 3 महीना बढ़ा रहा है, और एक बार बढ़ने पर जान लीजिए, एक बार 3 महीना बढ़ने पर सरकार के ऊपर 44,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आ रहा है। 44,000 करोड़ का। हाँ हाँ, क्या? हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं बताया होगा। अरे वो तो चारवाक की थ्योरी है। हाँ, सुखी जीवेत रेडं कृत्वा घृतम पिबेत। हाँ, ये चारवाक का दर्शन है। हाँ, तो वो दर्शन अभी ब्रिटेन में लिज ट्रस्ट प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने इस दर्शन को अपनाया, चारवाक के दर्शन को। उन्होंने 2 काम किए एक साथ, क्योंकि वो कह के आई थी कि हम आएंगे तो टैक्स कट करेंगे, टैक्स कट कर दिया।
फिर लोगों ने पूछा कि जब टैक्स कट कर दिया, खजाना में पैसा नहीं आएगा, तो चलेगा राजकाज कैसे? तो उन्होंने कहा कि हम कर्जा लेंगे। जब ये बात उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दी, क्यों लीज ट्रस्ट को जाना पड़ा उसका कारण समझ लीजिए, कि उन्होंने बजट पेश किया और उसके बाद ही सारी गड़बड़ हुई है। हुआ क्या, उन्होंने, चूंकि ये वादा करके आई थी कि हम टैक्स कट करेंगे, टैक्स कट करेंगे यानी कि आयकर दाताओं को राहत देंगे, है ना, उन्होंने कर दिया। कर दिया तो अब इसका इम्पैक्ट कहां जाएगा? राजकोष पर। राजकोष में पैसा अब कम आएगा, आप लोगों को छूट दे रही हैं, मतलब कि आप कम वसूलेंगी। अब कम वसूलेंगी तो लोगों ने पूछा कि भाई वसूलिएगा कम तो खर्चा कैसे चलेगा? तो उन्होंने बोला कि कर्जा लेंगे। अच्छा, कर्जे की स्थिति ब्रिटेन की क्या है कि उसके जीडीपी का 98% कर्जा हो गया है ना, उसके टोटल जीडीपी का 98%, और हमारे बराबर की जीडीपी है। समझिए, अभी ना हमने उसको पीछे छोड़ा है, इससे पहले वो हमसे आगे था। यानी कि 2.5-3 ट्रिलियन डॉलर की उसकी जीडीपी है, हमारे बराबर है, और उस जीडीपी का 98% कर्जा हो गया, हुआ है पहले से। और लीज ट्रस्ट ने ये कहा कि हम और कर्जा लेकर खर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने सरकार के बांड में पैसा लगाया हुआ था ना, ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश बांड में जिन लोगों ने, जिस निवेशकों ने पैसा लगाया हुआ था, उन्होंने धड़ाधड़ अपना बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको बात समझ में आ गई 98 तक तो पहुंच गया है, अब उससे ज्यादा लीजिएगा तो कितना खाइएगा, अब डूबना है। डूबना है तो उन लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, बांड की धड़ाधड़ बिक्री शुरू हो गई। तो जो ऋषि सुनक ने डिबेट में कहा था कि आप ऐसा करिएगा तो ऐसा होगा, वो हो गया। अब हो गया तो लीजिए ट्रस्ट पे ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया कि ऋषि सुनक ने ठीक कहा था, देखो जो कहा वो हो रहा है। ऋषि सुनक भारत के प्रति प्यार के कारण प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। कंजर्वेटिव पार्टी जो है ना, वो शुरू से भारत विरोधी, आप्रवासन विरोधी, हाँ, रूढ़िवादी पार्टी है। उसको अगर निगलना पड़ा है ऋषि सुनक को, तो मजबूरी है उसकी कि उतना इफिशिएंट कोई व्यक्ति उनके पास नहीं है जो इस चीज को संभाल सके। हाँ, सब कंजर्वेटिव वाले हैं, है ना, तो ये बहुत कट्टर होते हैं। अब इनकी मजबूरी है, करें क्या, इनके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए ऋषि सुनक को घोटना पड़ा है किसी तरह से, स्थिति ये हुई है। तो हाँ, हाँ, उससे अब चीजें हैं, ऋषि सुनक अब सुधारें, ये काम करें। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो चीजें होती हैं, आप कर्ज लेके भी पीजिएगा। अभी जैसे मान लीजिए कि हमारी स्थिति क्या है, भारत पे जो टोटल कर्जा है, जान लीजिए थोड़ा सा, है ना, मैं भी पढ़ता रहता हूं तो चीजें मेरे भी दिमाग में पड़ी रहती हैं, तो एक बार मैं भी बोल देता हूं तो हल्का हो जाता है। हाँ, तो हाँ, तो हाँ, हम लोगों को, अब देखिए, वो चीज नहीं है, लेकिन अगर 2-4-10 दिन कोचिंग बंद रही और उसमें नहीं बोलने को मिला और उस बीच में कोई मेरे पास पहुंच गया, तो उसको तो कुछ झेलना ही पड़ेगा। इतने दिन हम पढ़े रहेंगे तो क्या करेंगे भाई, कुछ बोलेंगे। तो अभी समझिए कि हमारे ऊपर 620 अरब डॉलर का कर्जा है, भारत के ऊपर, ठीक है। लेकिन 620 अरब डॉलर का जो कर्जा है, वह कर्जा भारत के कुल जीडीपी का कितना है? तो 20%। भारत के कुल जीडीपी का 20%। 16 लाख, हाँ, 40 लाख का बजट। हाँ, नहीं तो वो इस साल का है ना, टोटल कर्ज जो भारत पर है वो 620 अरब डॉलर का है, जो हमारे जीडीपी का 20% है। जबकि ब्रिटेन की हालत ये है कि उनकी जीडीपी का 98% कर्जा, मतलब कि श्रीलंका, हाँ, वो वाली स्थिति है। ऐसे थोड़े नहीं लोग आए हैं। तो खैर विषय पे लौटे कि जब कृषि घनत्व आपका खराब होना शुरू होगा तो भोजन पे समस्या आएगी, और सिर्फ भोजन पे ही नहीं आएगी, कहाँ रहेंगे, हाउसिंग की भी समस्या आएगी।
फिर कहाँ पढ़ेंगे? हॉस्पिटलाइजेशन की समस्या आएगी। ये बेसिक समस्याएं हैं जो बढ़ती चली जाती हैं। अगर आपका इस तरह की चीजें जितनी है उनकी मांग बढ़ती जाती है और पूर्ति की सीमा है। ये सारी चीजें सेवा है जो कि पैसे से आती हैं। सरकार के पास हिम्मत होगी तो करेगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। सिंपल सी बात है कि एक पूरे सिवान में एक सदर हॉस्पिटल है, कितना संभालेगा? अगर प्राइवेट हॉस्पिटल को हटा दीजिए तो एक दिन में चरमरा जाएगा वो। हाँ, तो सरकार के पास सुविधाएं नहीं होंगी, नहीं देगी, तो उसके बाद से बाकी चीजें बिगड़ती चली जाती हैं। परिणाम ये कि जब ये जनसंख्या बढ़ती जाती है और कृषि घनत्व तो आपका लगातार खराब होता जाता है, तो असर क्या पड़ता है कि जो कृषि वाली जमीन है उसका गैर कृषि कार्यों में उपभोग बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो आप देख रहे हैं, वो चीज हो रही है कि जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो हाउसिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जिन पर हम अनाज उगा सकते थे उस पर घर बना के रह रहे हैं। तो इस तरह से अगर जनघनत्व बढ़ता चला गया तो हमारे सामने कई समस्याएं आती हैं। लेकिन ये समस्याएं तभी आती हैं जब ये जो बढ़ी हुई जनसंख्या है वो निकम्मी हो, निठल्ली हो, नालायक हो। तब अगर इस बढ़ी हुई जनसंख्या को हम कायदे से ट्रीट करके उन्हें पढ़ा लिखा पाए, उन्हें स्किल्ड बना पाए, लेबर मार्केट के अनुरूप स्किल उनके भीतर डाल पाए, तो वही जनसंख्या हमारी कमाई का सोर्स बन जाती है। अब वो कैसे होता है उस पर हम लोग बात करेंगे कल।